गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 304 माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने इसका जो फोर्थ चैप्टर है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, उसके बारे में बात प्रारंभ की थी। इसके कंटेंट्स के बारे में बात की थी कि कंटेंट्स हमारे जो हैं ये इस तरीके से हैं। वेवगाइड के बारे में, फिर जंक्शंस हैं, टीज हैं, कपलर्स, डुप्लेक्सर्स, रोटेटिंग जॉइंट्स, उसके अलावा वेवगाइड टर्मिनेशंस, एट्यूनेटर्स, बैंड्स, कॉर्नर्स, ट्विस्ट, आईआरएसएस, स्क्रूज, लूप्स, प्रोब्स, ये सारे कंपोनेंट अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने सबसे पहले बात प्रारंभ की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं और मैक्सवेल ने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया था। परमिटिविटी, परमिबिलिटी क्या चीज़ें होती हैं। इस कंसर्न में फिर हमने आगे बात की थी फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवृत्ति। उसके अलावा हमने फिर बात की थी वेवलेंथ के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। वेवलेंथ में हमने देखा था कि वेवलेंथ जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। और इसी कंसर्न में हमने आगे जो बात की थी कि वेवलेंथ को हम किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बात की थी कि आप उसको चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं वेरियस मेथड से, चाहे से आप उसको रेडियन फेज स्केल पर दिखाना चाहें, चाहे उसे आप मीटर फिजिकल लेंथ पे दिखाना चाहें स्केल पर, या उसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहें। ये सारा मेथड अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। नाउ इसी को आगे हम और डिस्कस करते हुए चलें तो knowledge of plane wave propagation is very essential to study the propagation of microwave. माइक्रोवेव की स्टडी करने के लिए आपको प्लेन वेव प्रोपगेशन के बारे में नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। A changing electric field produces a magnetic field and a changing magnetic field induces a changing electric field in the surrounding region. कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और वो जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसके सराउंडिंग रीजन के अंदर। Thus the changing electric field in turn produces a further changing magnetic field in a still more distant field and the cycle repeats on and on. कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंजिंग है, वेरी कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, वो भी चेंजिंग है, तो उसके भी सेम प्रॉपर्टी है कि उसके कारण क्या होगा, पुनः एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और क्रमशः यही प्रोसेस लगातार चलता जाएगा और आगे से आगे आपके फील्ड इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, इंड्यूस होते जाते हैं। सो प्लेन वेव ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, TEM वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए वेव इन विच बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के दोनों की दोनों फील्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर रहेंगे। तो 3 डायमेंशनल ये कंसेप्ट हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम S से डिनोट करते हैं और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल डिजाइन करते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ angles to the direction, both vectors have the same magnitude and direction at all point in the transverse plane which contains them. साथ ही साथ क्या बात आ गई कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वो एवरी एंड ईच टाइम पे इक्वल रहती है, उनकी जो मान रहेगा वो इक्वल रहेगा और जिस भी प्लेन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस प्लेन में उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और दोनों का मान किसी भी समय पर आप देखोगे तो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा। It is easily seen that a conductor at low frequency, the electric field and the magnetic field follow normal Ohm's law principle
and as the frequency is raised higher and higher, the same conductor behaves like a transmission line and allows Maxwell equation। कि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे बात करते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उस प्रिंसिपल के आधार पे कार्य करते हैं। और जैसे जैसे आप उन फील्ड्स की वैल्यू को वेरी करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, आप आपकी आवृत्ति को इंक्रीज करते जाते हैं, आपका जो वेव है वो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करती हैं। ये अपन ने पहले भी देखा है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करना प्रारंभ कर देती हैं और वो मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करती है, ना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। A transmission line terminated by a radiating component called an antenna sees the EH mutual field radiation into space। कि अब आप जो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हो और उसके एंड पे आप एक टर्मिनेटिंग डिवाइस लगाते हो जिसे कि हम एंटेना कहते हैं, वो उसको फ्री स्पेस में रेडिएट कर देता है। The field are at right angle to each other and also to the direction of propagation। जो फील्ड है वो एक दूसरे के भी आपके परपेंडिकुलर होंगे और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहते हैं, causing a curved wave in the nearer and a flat waveform in the far field। कि पास में तो वो एक कर्व फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस में होगा तो एक पैरेलल वेव की भांति बिहेव करेगी। Such a wave is nothing but the transverse electromagnetic wave which occurs only in free space and on a wire transmission line। कि वो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भांति कार्य करती है। ये अपन ने भी पढ़ा कि आपका एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का किस प्रकार से रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है। डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर है ये H मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है और कंटिन्यूस जो लाइन आपकी है वो आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। तो आपका एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पुनः आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है और ये जो सतत प्रक्रिया है ये आगे से आगे चलती जा रही है। प्लेन भी आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चीज को आप दूसरे चित्र से समझ सकते हैं कि सपोज आपकी z डायरेक्शन है वो प्रोपगेशन की है, 3 डायमेंशन की बात करेंगे हम, तो x, y और z तीनों ही दिशाएं अपनी परपेंडिकुलर हो गई आपकी। और यदि आपकी वेव जो है वो z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा और एक दूसरे से भी राइट एंगल पे रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं E जो आपका है वो x डायरेक्शन में है और H जो आपका है वो y डायरेक्शन के अंदर है। वेवफॉर्म की दिशा में समझने का प्रयास करें इसको आप, तो z डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है और इसी के अंदर आपका अगर आप इसको देखने का प्रयास करें इस तरफ आपका प्रोपेगेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x दिशा में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका y दिशा में चल रहा है। इस प्रकार से ये प्रोपेगेशंस यहाँ पे फॉलो अप हो रहे हैं। डॉटेड लाइंस आपकी यहाँ पे H फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हैं और कंटिन्यूस लाइन जो हमारी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। If the field E of an EM wave is in the vertical direction, then the EM wave is said to be vertically polarized। पोलराइजेशन जो वर्ड आ रहा है वो आपका संबंध रख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यदि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई फील्ड वर्टिकल है तो हम कहेंगे कि हमारी जो वेव है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है, और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो वेव है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। These orientation of the electric field and also known as the linear polarization। इस प्रकार के पोलराइजेशन को हम लीनियर पोलराइजेशन बोलते हैं। It is necessary that the transmission and receiving antennas must be mutually oriented with respect to the type of polarization used for maximum transfer of power। इसका औचित्य कहाँ पे आ रहा है कि आपका जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है, आपका रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन उसका
लगने होने का तरीका भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर जो है वो एंटीना के द्वारा रिसीव हो सके। उदाहरण के तौर पे ए कार एंटीना इज ओरिएंटेड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन सिंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल ट्रांसमिटेड आर वर्टिकली पोलराइज्ड। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हमारा जो एंटीना होता है, जो वेव होता है, सिग्नल होते हैं, एंटीना ट्रांसमिशन जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। इसलिए हमारी गाड़ियों के ऊपर जो एंटीनास लगे हुए होते हैं वो वर्टिकली लगे रहते हैं ताकि बेस्ट हमें रिसीव हो सके। और रूफ टॉप पे जो टीवी एंटीना होता है उसका ओरिएंटेशन हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब धरती के समानांतर, वर्टिकल मतलब धरती के बिल्कुल पैरेलल, सीधे लंबवत। इसको आप समझिएगा, वर्टिकल यानी लंबवत और हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर। धरती के समानांतर है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, और धरती के लंबवत है मतलब वो वर्टिकल है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो टीवी सिग्नल जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टली पोलराइज होते हैं, इसलिए हमारा जो टीवी एंटीना, आप छतों पे देखेंगे पुराने एंटीना जो हमारे होते थे उसमें काफ़ी सारी ताड़ियाँ होती थी, वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ रहता था ताकि मैक्सिमम हमारा रिसेप्शन वहाँ पे हो सके। Many a times, as in the case of DBS, direct broadcasting satellite services, the signal is circularly polarized. जो हमारा डिश टीवी जो होता है उस केस के अंदर हमारा जो पोलराइजेशन होता है वो सर्कुलर पोलराइजेशन होता है। सैटेलाइट के द्वारा जो ट्रांसमिशन है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है। तो वहाँ जो हमारा एंटीना होता है सिग्नल, उसमें जो आपका आएगा वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड का मिक्स फॉर्म में आएगा, उसको हम सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। रिजल्टिंग सम ऑफ टू इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ ई फील्ड वेक्टर्स इन फेज कॉरस्पॉन्ड क्वाड्रेचर्स। दोनों क्वाड्रेचर्स के अंदर वेव एग्जिस्ट करती है, उसको हम सर्कुलर पोलराइजेशन बोलते हैं। द डिफरेंट पोलराइजेशन आर शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं पोलराइजेशन किस अकॉर्डिंग होता है। पहला वाला केस आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का है। पोलराइजेशन आपका इस प्रकार से चल रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपका एंटीना की पोजीशन इस अकॉर्डिंग रहेगी। ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। फिर प्रोपेगेशन की दिशा आपकी इस अकॉर्डिंग है, तो वो आपका ये प्रोपेगेशन की दिशा है। एंटीना आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं एंटीना की पोजीशन यहाँ पर। वर्टिकल पोलराइजेशन में आपका एंटीना जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, और आपका फील्ड जो है वो वर्टिकली चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां आपका सर्कुलर पोलराइजेशन आ गया आपका, वो भी दो प्रकार से हो गया आपका, लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन और राइट हैंड पोलराइजेशन। सर्कुलर में दो तरीके से ये पोलराइजेशन हमारा रहता है। तो इसको आप समझने का प्रयास करें तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रहा है लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन हो जाएगा, और वो जब राइट हैंड के अंदर प्रोपोगेट कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वो राइट हैंड पोलराइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। इस चीज को आप पोलराइजेशन को एंटीना के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर। अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट थ्योरी है कि क्या रहता है हमारा एंटीना की सिचुएशन को, इसको अब बात करेंगे हम एंटीना के रेडिएशन पैटर्न के बारे में। तो उसको भी आप समझेंगे, तो इक्वेशन से समझेंगे आप कि पावर रेडिएटेड या जो रहती है हमारी वो रहती है PT/A। एंटीना अपर्चर के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग 4πr²। PD हमारा जो है वो पावर डेंसिटी है एट एनी पॉइंट इन फ्री स्पेस। किसी भी पावर डेंसिटी को आप समझें एंटीना से ट्रांसमिटेड तो, और टोटल पावर जो रेडिएट हुई है उसका जो रिलेशनशिप है, टोटल पावर रेडिएटेड जो हमारी है वो PR है हमारी, और जो पावर डेंसिटी है वो PD है, और एरिया जो हमारा है वो है 4πr²। तो ये हमारा यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आता है। जो रिलेशनशिप पावर का बनता है उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये आपका फर्दर हर प्रकार की एप्लीकेशंस में यहाँ पे यूजलेस होता है। PD = PT/A। द एरिया डिवाइडेड द टोटल पावर, इसका जो आप डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, दैट द पावर डेंसिटी PD एट एनी पॉइंट इन अ फ्री स्पेस is a function of total power radiated PT and the area A over which it is distributed is given by, कि किस एरिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसका ये रिलेशनशिप यहाँ पे हम एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं।
नाउ आगे हम आज एक और बात करेंगे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी, उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करें। तो पहला जो यहाँ पे आता है आपका डेफिनेशन, देखो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। टीईएम की बात हमने की थी, एक हमारी टीई वेव होती है, एक हमारी टीएम वेव होती है और एक हमारी हाइब्रिड वेव होती है। इनकी डेफिनेशन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार की वेव हैं, क्योंकि हम जो वेवगाइड आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इन सब वेव के बारे में हमें समझना होगा, बात करनी होगी। सो पहली बात हमारी आती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Here both electric and magnetic fields are purely transverse to the direction of propagation and constantly have no z direction component। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आपकी ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या होता है, आपके कंपोनेंट जो होंगे z, x और y तीनों डायरेक्शन के अंदर उसके कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भाग आपका x डायरेक्शन में भी होगा, कुछ y में भी होगा और कुछ z में भी होगा। उसको हम यह चित्र से समझ सकते हैं कि सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जनरल वेव है आपकी, तो उसमें क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका x डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे Ex, Hx, x डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वो, y डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे Ey, Hy और z डायरेक्शन के अंदर भी कंपोनेंट होंगे Ez, Hz। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे कि हमारी वेव जो है वो z डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हमारा कोई भी कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ Ex, Hx और Ey, Hy ही एग्जिस्ट करेंगे। ये कंडीशन जो होती है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि Ez कंपोनेंट भी हमारा जीरो होगा एंड Hz कंपोनेंट भी हमारा यहाँ पर जीरो होता है। ये हमारी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और शॉर्ट में टीईएम वेव कहलाती है। दूसरा जो हमारा था वो था ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, टीई वेव। टीई वेव जो हमारी होती है ये हमारी होती है here only the electric field is purely transverse to the direction of propagation and the magnetic field is not purely transverse। इस परिस्थिति में हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वह ट्रांसवर्स होता है। मतलब z डायरेक्शन आपका प्रोपेगेशन का है तो वहां आपका जो Ez कंपोनेंट है वह ट्रांसवर्स रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, Hz कंपोनेंट वहां पे स्थित होगा, वो रहेगा यहां पर। तो इस कंडीशन में टी की डेफिनेशन आ गई, Ez इक्वल टू जीरो, Hz इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी Ey, Hy और Ex, Hx सब एग्जिस्ट करेंगे, बस आपका Ez एग्जिस्ट नहीं करेगा, Hx करेगा, Hz करेगा। तो वो ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट आपका आता है Tm, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव। तो सिमिलरली इस बार मैग्नेटिक वेव, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसवर्स है, तो उसे हम डिफाइन करेंगे here only the magnetic field is transverse to the direction of propagation and electric field is not purely transverse। तो अब इस कंडीशन में हमारा Ez जो है वो नॉन जीरो हो गया लेकिन Hz हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ कंपोनेंट हमारे कौन कौन से हो गए, हमारे यहाँ पे हमारा E का X कंपोनेंट भी रहेगा, Y कंपोनेंट भी रहेगा और Z कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, पर H फील्ड का सिर्फ Y और X और Y से ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, Z वाला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड जो कंडीशन थी, जनरल कंडीशन जो भी हमने चित्र देखा था, वो कहलाता है HE, हाइब्रिड वेव। हाइब्रिड वेव कंडीशन में क्या रहता है, here neither the electric nor the magnetic field are purely transverse to the direction of propagation। ना तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड आपके ट्रांसवर्स पोजीशन में नहीं रहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी सारे कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल रहेंगे, X, Y और Z, और मैग्नेटिक फील्ड के भी आपके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर वेव के अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है ये हाइब्रिड होती है। तो अपन ने देखे यहाँ पर मुख्य रूप से आपके TEM, TE, TEM और HE, ये वेव्स आपकी, हम जो बात करेंगे आगे माइक्रोवेव वेवगाइड के बारे में, वहाँ ये कंसेप्ट आपके आएंगे। तो
आज की क्लास में हमने, अब आगे फर्दर हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात जो करी विभिन्न वेरियस वेव्स के बारे में और किस प्रकार से हमारा एंटीना का पोलराइजेशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रहता है। ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से इसका रिलेशनशिप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, और वर्टिकल है तो वर्टिकल पोलराइजेशन कहलाएगा। और सर्कुलर पोलराइजेशन के अंदर ये आपका कंपोनेंट जो वो रोटेटेड रहेगा दोनों फैक्टर्स के बीच के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो राइट हैंडेड पोलराइजेशन हो गया, और लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है तो लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन ये कहलाएगा। सो थैंक यू।